हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें कि हम इसका पार्ट 1 करेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चंस हिंदी के और 25 क्वेश्चंस मैथ के होंगे। ये हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो लेखपाल प्रैक्टिस बुक है उसकी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि टोटल 15 सेट्स हैं। इससे पहले इसका सेट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसे हमने 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी, तो यहाँ पर हमारी अष्ट प्लस अध्याय, तो इसका मतलब यहाँ पर 8 अध्यायों का समूह या समाहार। तो यहाँ पर 8 गिनती आ रही है। तो हमने पिछले वाले सेशन में पढ़ा था कि जहाँ पर भी गिनती आ रही होगी जिसमें कि जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाचक होगा, तो वहाँ पर होगा हमारा द्विगु समास। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगु। नेक्स्ट है, समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो ये कौन सा यहाँ पर दिया गया है शब्द और उसका सामने समास दिया गया है, बताना है कि कौन सा युग्म अशुद्ध दिया गया है। फर्स्ट है भरपेट, अव्ययी भाव। तो भरपेट हमारा जो भर है वो अव्यय शब्द होता है, ये हमारा अव्ययी भाव समास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रभक्त, तो राष्ट्रभक्त का जो हमारा ये तत्पुरुष, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है देश निकाला, देश निकाला का मीनिंग होगा देश से निकाला हुआ। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास दे रखा है। बहुव्रीहि समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर हमारा थर्ड मीनिंग निकल रहा हो। तो देश निकाला मीन्स देश से निकाला हुआ, इसमें तत्पुरुष समास होगा, ना कि बहुव्रीहि। तो हमारा अशुद्ध जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट है हुक्का पानी, तो हुक्का और पानी, तो इसमें ये द्वंद्व समास बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, जो कि होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मदिरा का पर्यायवाची देखना है। पहले ये देखना है कौन कौन से मदिरा के पर्यायवाची हैं। सुरा भी है, मधु भी है, मद भी है, लेकिन जो अमी है यह मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। अमी किसका होता है? अमृत का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मुकुल, कोरक, गुंजा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? तो ये जो मुकुल, कोरक, गुंजा ये सब हैं, ये हैं कलिका के पर्यायवाची। कस्तूरी का पर्यायवाची हो जाएगा मृग या फिर हिरन कह देंगे, और कान का हो जाएगा कर्ण, और कटी का मीनिंग हो जाएगा कमर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कलिका। नेक्स्ट है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? मीन्स सुलभ का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? तो सुलभ मीन्स जो बहुत ही चीज़ आसान हो, तो सुलभ का अपोजिट वर्ड हो जाएगा दुर्लभ, जो कि कठिन हो। अब यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है दुष्प्राय, दुष्प्राय का जो पर्यायवाची विलोम शब्द है ये हो जाएगा सुप्राय, तो ये सुप्राय हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्राय, अप्राय का विलोम हो जाएगा प्राय, और अलब्ध का हो जाएगा लब्ध। तो यहाँ पर सुलभ का पूछा था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चिरंतन का विलोम क्या है? तो चिरंतन का जो विलोम है शाश्वत, नश्वर, निरंतर या नैसर्गिक। तो चिरंतर का विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही दिया गया है? जिसमें कि पहले तो तत्सम होगा जो कि संस्कृत का शब्द होगा, उसके बाद उसका तद्भव होगा। फर्स्ट हमें दे रखा है करहाट, करहाट का दे रखा है कढ़ा, तो ये वाला हमारा गलत है। कढ़ा जो होता है ये तो तद्भव शब्द है, लेकिन जो इसका तत्सम है ये गलत दे रखा है, ये क्या आ जाएगा? कटहा। तो हमारा ऑप्शन ए तो हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट बी है हमारा अष्ट और आठ, तो यहाँ पर अष्ट और आठ, तो ये वाला भी हमारा ठीक है ऑप्शन बी कि अष्ट का हो जाएगा 8। नेक्स्ट है कुक्षी और कोक, कुक्षी और कोक भी ठीक है, कुक्षी का जो तद्भव है वो कोक होगा। और लास्ट है हमारा कपित का केता, केता की जगह यहाँ पर बस ये गलत दे रखा है, ये आएगा कपित की साथ केत। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन बी और सी दोनों ही होंगे, क्योंकि दोनों में ही हमारे तत्सम तद्भव के जोड़े सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द को देखना है कौन सा है, सुर, निडर, गति, कमल। तो इनमें से जो तद्भव शब्द है वह निडर होगा, और इसका जो तत्सम शब्द है ये क्या हो जाएगा? निर्दर। नेक्स्ट है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जब हम श्रद्धानंद को तोड़ेंगे तो हमारा होगा श्रद्धा प्लस
आनंद। और यह कौन सी संधि का उदाहरण होगा? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि जब ए, आ या ई, उ, औ, री के बाद समान स्वर आ जाए, या फिर आ, आई, उ, ये कोई से भी हमारे आ जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगी? हमेशा दीर्घ संधि हो जाएगी। अगर हमारा ए है तो उसका आ हो जाएगा, अगर छोटी ई है तो उसकी बड़ी ई हो जाएगी। तो इस टाइप से हमेशा वह जो लघु होगा वो दीर्घ में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निराकार का संधि विच्छेद क्या है? निराकार का संधि विच्छेद हो जाएगा नी प्लस आकार, और यहाँ पर जो संधि होगी ये होगी विसर्ग संधि। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना गया हो, उस वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोला जाएगा अनाहूत। और अतिथि का क्या होगा? जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात ना हो, जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात ना हो वो होगी अतिथि, और जिसे बुलाया ना गया हो वो हो जाएगा अनाहूत। नेक्स्ट है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या एक शब्द होगा? तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर जो संतुष्ट होगा उसको बोलेंगे कृतार्थ। और फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें चिरप्रसन्न। चिरप्रसन्न का मीनिंग होता है जो हमेशा ही खुश रहता है, और कृतज्ञ हो जाएगा जो कि दूसरों का उपकार मानता है। नेक्स्ट है अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए, जो कि लोकोक्ति हमें गलत दी गई हो वो हमें देखनी है। फर्स्ट दे रखी है अधजल गगरी पलटत जाए, तो यहाँ पर जो ये गलत दे रखी है, ये जो हमारी सही होगी ये क्या होगी? अधजल गगरी छलकत जाए। यहाँ पर पलटत की जगह हमारा आएगा छलकत। तो ऑप्शन ए तो हमारा पता चल गया रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई, अपनी पगड़ी अपने हाथ, और ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट है गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास का सही अर्थ क्या होगा? तो गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास, इस मुहावरे का अर्थ होगा अवसरवादी होना, कि जहाँ जो अवसर मिल जाए उसका फ़ायदा उठाना। क्वेश्चन 15 है दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? त्रुटिहीन मतलब जिसमें कि कोई गलती ना हो। शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर पर। तो जो इसमें सबसे सही लिखा हुआ है वह है कि शरीर में ताकत होनी चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, ये ठीक लिखा हुआ है। माता पिता पूजनीय है, यहाँ पर माता पिता पूजनीय शब्द तो ठीक है, लेकिन पूजनीय गलत लिखा गया है। यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी और जय पूरा बनेगा। तो अशुद्ध जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। सी है हमारा आपका भविष्य उज्ज्वल हो, ये भी ठीक है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, यह भी ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? जिससे कि स्त्रीलिंग की पहचान नहीं होगी। भाषाएं, बोलियां, नदियां, ये सभी स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं, लेकिन जो देश है ये आ जाएगा हमारा पुल्लिंग में। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो डिब्बा हमें दे रखा है एक वचन है, तो जो इसका बहुवचन है ये क्या हो जाएगा? डिब्बे, ऑप्शन ए। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी की मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो जो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी है इन्होंने हिंदी में टोटल 6 कारक बताए हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इनमें से हमें देखना है 4 शब्द दिए गए हैं कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। राज्य महल, ये गलत लिखा गया, राज्य महल नहीं होता, ये होगा राजमहल। नेक्स्ट है कोमलांगनी, तो कोमलांगनी नहीं होगा, यहाँ पर होगा कोमलांगी। तो कोमलांगी होगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निरोग, निरोग में न पे मात्रा गलत है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी। तो जो यहाँ शुद्ध वर्तनी है ये हो जाएगा अछोड़नी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस प्रकार की वर्तनी, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इनमें से कौन सा शुद्ध लिखा गया है? फर्स्ट हमें दे रखा है प्रस्थ, तो प्रस्थ हमारा गलत है, यहाँ ट नहीं आएगा, ठ आएगा। नेक्स्ट है पर्याप्त, पर्याप्त में प्रैन की जगह प आएगा। प्रदर्शनी में हमारा यहाँ पर ई की मात्रा नहीं आएगी जो श पे लगाई गई है। तो शुद्ध जो होगा ये हो जाएगा ब्रज भाषा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अनेकार्थक है जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो? तो यहाँ पर जो अनेकार्थक शब्द है वो अंबर हो जाएगा, जिसका मीनिंग हो जाएगा वस्त्र, आकाश, बादल, ये सब। नेक्स्ट है निर्देश दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है कि ईर्ष्या का
क्या काम है? रुलाना, हंसाना, जलाना या फिर नचाना। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट लाइन में ईर्ष्या का काम जलाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईर्ष्या का काम है ऑप्शन सी जलाना। नेक्स्ट है गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो जो ध्येय का मीनिंग होता है, ये हमें नॉर्मली भी पता है कि ध्येय का मीनिंग होता है लक्ष्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, स्तुति की गई है या उपासना की गई है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ईर्ष्या के बारे में बताया गया है। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और देश की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और बड़ी ही होशियारी के साथ वे एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई और ध्येय नहीं हो। तो यहाँ पर ध्येय से पता चल गया कि ये हो जाएगा लक्ष्य नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करें तो आज इनका स्थान कहाँ पर होता। तो इस वाले जो पैराग्राफ में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की यहाँ पर हंसी उड़ाई गई है, मीन्स खिल्ली उड़ाई गई है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हिंदी के 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो मैथ्स के 25 करेंगे। के का मान क्या है जिसके लिए समीकरण 16x - 12y + 9 = 0। एक इक्वेशन दी गई है। सेकंड है 12x + ky - 11 = 0 का कोई हल नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि जब कोई हल नहीं होगा तो क्या इक्वेशन होगी? a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो हम a1 देख लेते हैं, ये क्या है 16 और a2 है हमारा 12 इक्वल्स टू b1 हमारा कितना है 12 और b2 हमारा हो जाएगा k। तो यहाँ से ही वैल्यू निकल जाएगी। 4 4 हमारा 16, 4 3 12, फिर यहाँ 4 3 12, तो k की वैल्यू आ जाएगी 9। यहाँ पर ये 16x - 12 था, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा यहाँ -12, तो k की वैल्यू जो होगी वो आएगी -9, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। अब हमें बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या देखनी है, तो 4 अंकों जब हम बड़ी से बड़ी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं 9 से, तो 4 अंकों की क्या हो जाएगी 9999। अब हमें ये देखना होगा कि 15, 25 और 40, 75 इन सब से वो विभाज्य होनी चाहिए। तो पहले इन सब का हमें क्या लेना होगा? एलसीएम। तो इनका अब एलसीएम देखते हैं, तो 15, 25, 40 और 75 का तो देख लेते हैं कि कौन नंबर डिविजिबल आराम से हो रहा है, तो पहले उससे ही कर लेंगे। 5 को देख लेते हैं, 5 के सबके फैक्टर हैं 5 3 15, 5 5 25, 5 8 40 और यहाँ 5 से कट जाएगा हमारा 5 1 5 15। इसके बाद फिर से 5 से डिविजिबल हैं 2 नंबर, तो 5 तो पूरा कट हो गया और ये 3, फिर हमारा ये 3 आ जाएगा और बचा लास्ट 8। तो इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आएगा हमारा 600। अब हमें क्या करना है? 600 को डिवाइड करना है 9999 से। जब हम 600 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 600 को डिवाइड करके देख लेंगे, तो हमें यहाँ लास्ट में देखना है कि पहले तो 1 चला जाएगा 600, यहाँ पर हमारा बचेगा 399, फिर 9 उतार के 6 टाइम्स चला जाएगा, लास्ट में हमारा 399 ही रिमाइंडर होगा। तो 9999 में से हम 399 को जब हटा देंगे तो वो नंबर हमारा क्या बचेगा? 9600। 9600 जो संख्या होगी वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि 15, 25, 40 और 75 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट है एक कमरा 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है। दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श पर एक मैट बिछाना है और 3.50 रुपीज़ प्रति वर्ग फीट की दर से मैट की जो लागत है वो कितनी होगी? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा कमरा हो गया जिसको 15 फीट लंबा दे रखा है और 12 फीट यहाँ पर चौड़ा हो गया। अब इसमें 1.5 फीट की यहाँ पर दीवार छोड़ दी है और अंदर यहाँ पर हमें क्या लगाना है? फर्श। तो इसके लिए हमें निकालना होगा। अब हम यहाँ पर लंबाई देखेंगे तो
15 में से हमें 1.5 को 2 बार माइनस करना होगा, ऐसी चौड़ाई में 12 में से 1.5 को 2 बार माइनस करेंगे तो लंबाई क्या बचेगी हमारी केवल 12, और ऐसे ही हमारी चौड़ाई क्या बचेगी केवल 9। अब इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 12 निम्मा हो जाएगा 108। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि 3.50 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ग फीट का यहाँ पर दे रखा है, तो 3.50 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 378। तो जो पूरा टोटल मैट की लागत होगी वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी 378। नेक्स्ट है यदि अल्फा और बीटा x² - 5x + 6 बहुपद के मूल हैं, ये हमें रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो α² + β² अपॉन अल्फा की पावर -2 प्लस बीटा की पावर -2 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले α² + β² तो हमारा है ही, पहले -2 को चेंज करेंगे तो 1/α² + 1/β²। ये क्या हमारा आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, α² + β² तो ऊपर है ही, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये भी α² + β² और इनटू में नीचे वाला एलसीएम हमारा ऊपर पहुँच जाएगा α² × β²। ये पूरा कट हो गया, केवल हमारा बचेगा α² β²। अब हम यहाँ पर अल्फ़ा बीटा जब इसके मूल दे रखे हैं तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या होती है c/a, तो c हो जाएगा 6 और ये हमारा है 1, तो 6 आ गया, यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36। नेक्स्ट है मेरी आयु मेरे बेटे के 5 गुना अधिक है, तो अगर उसके बेटे की आयु x है तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी 5x। 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी, तो 2 वर्षों के बाद हमारी आयु कितनी होगी, तो 6 वर्षों में, तो इसका मतलब हमें 6 वर्ष प्लस कर देना है, 5x + 6 = कितना हो जाएगा, उस लड़के की आयु में भी 6 वर्ष प्लस होंगे और उससे 3 गुना, तो इसको सॉल्व करेंगे 5x + 6 = 3x + 18, तो यहाँ पर 2x = आ जाएगा 12, तो x की वैल्यू आ गई 6। इसका मतलब उसका बेटा होगा 6 साल का और वो जो आदमी या औरत यहाँ पर नहीं बताया गया वो होगी हमारा 30 साल का। अब इसके बाद पूछा है कि 2 वर्षों के बाद जो हमारी आयु होगी वो कितनी कितनी होगी, तो 6 वाले की तो कितनी हो जाएगी 8 और 30 वाले की हो जाएगी 32, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 32 वर्ष और 8 वर्ष। नेक्स्ट है मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता था, उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया 1000 रुपये का, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर उसका जो खर्च है वो गिरकर 20% हो गया, तो बताना है कि जो उसकी प्रारंभिक आय थी वो कितनी होगी। तो ये देख लेते हैं, अगर हम उसकी प्रारंभिक आय y होगी तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे कि y का उसका 25% वो खर्च करता था इक्वल्स टू, अब उसका y में 1000 ऐड हो गया है और तब वो कितना हो गया 20% का उसका खर्चा। 100 से तो 100 कट हो जाएगा, 5 5 से 25 और 5 4 से 40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5y = 4y + 4000, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4000, तो प्रारंभिक आयु हो जाएगी ऑप्शन डी 4000 रुपये। नेक्स्ट निम्न तालिका में 3 वर्षों में CO2 का उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन में दिया गया है, यहाँ पर 2015, 16, 17 का दिया गया है, तो घरों से उत्सर्जित CO2। अब पूछा है कि 2016 से 17 के बीच में CO2 के उत्सर्जन में कितने % की वृद्धि हुई है, तो 2016 से 17 के बीच में यहाँ 110 से 150 हुआ है, कितने का अंतर हो गया 40 और पहले था 110 × 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हमारा आएगा 400/11, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36.36%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो उसका मान 10/11 प्राप्त होता है। यदि अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाता है तो उसका मान 3/4 होता है, तो भिन्न संख्या का मान क्या होगा, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि x/y हमारी जो है भिन्न हो जाएगी। अब उसमें हमने पहले दोनों में ही 3 जोड़ा है, तो x + 3/y + 3 = 10/11। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी 11x - 10y = -3। ऐसे ही सेम दे रखा है, दोनों में से 4 घटा दिया जाए तो 4 घटाने की भी ऐसी सेम इक्वेशन बना लेंगे, ये बनेगा 4x - 3y = 4।
दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी आएगी 7 और y की आएगी 8। तो भिन्न संख्या का मान हो जाएगा ऑप्शन ए 7/8। नेक्स्ट दिए गए ग्राफ में एक देश के विभिन्न वर्षों में अनाज की उपज को दर्शाया गया है। 1984 से 1985 में उपज की प्रतिशत वृद्धि हमें निकालनी है। तो 84 से 85 के बीच में हमें निकालनी है कि कितनी वृद्धि होगी। तो 84 में हमारी पहले हम देख लेते हैं ये कितनी होगी, ये हमारा आ रहा है बीच में, तो इसका मतलब ये हमारी हो जाएगी 15 और 85 में हमारी होगी 30। तो यहाँ पर पता चल गया कि 15 से 30 का डिफरेंस है, तो कितने का डिफरेंस हो गया 15 का, अपॉन पहले कितनी थी 15 गुणा 100, तो हो जाएगी यहाँ पर कितने की हुई है 100% की। तो आंसर होगा ऑप्शन डी 100। नेक्स्ट है ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है, तो ए के पास सी से कितने परसेंट अधिक धन होगा। हमने पहले मान लिया कि जो बी के पास धन है वो 100 रुपये है, तो ए के पास 20% ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 120, और सी के पास कितना है बी से 20% कम मतलब 80। अब हमें ए और सी के बीच में रिलेशन देखना है कि ए के पास सी से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो 120 में से 80 गया 40 ज़्यादा है, कितना था सी का 80 इंटू 100, तो यहाँ पर आ जाएगा कितने परसेंटेज 50%। तो ए के पास सी से 50% अधिक धन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जेड का मान ज्ञात कीजिए। यदि संख्या 417 जेड 8 9 से विभाज्य है, तो जब भी हमें 3 या 9 से डिविजिबल देखना होगा तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को प्लस कर देंगे। तो 4 और 1 प्लस करेंगे 5, 5 और 7 हो जाएगा हमारा 12, 12 और 8 हो जाएगा 20। अब 20 के आगे हमें ऐसा नंबर देखना है कि क्या ऐड करें जो हमारा नंबर आ जाए जो 9 से डिविजिबल हो, तो वो क्या होगा 27, क्योंकि 9 2 ज़ा 18 तो वो छोटा हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, तो z की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 7, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि किसी बंटन का माध्य मीन जो है वो 20 दे रखा है और बहुलक मोड दे रखा है 18, तो माध्य का मीडियन निकालनी है। तो जब हमें ये दिया हुआ हो तो हमें एक फॉर्मूला लगाना है सिंपली। तो जब माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों में रिलेशन हो तो हमारा फॉर्मूला लगेगा कि 3 इंटू माध्यिका इक्वल्स टू 2 इंटू माध्य और प्लस हो जाएगा यहाँ पर बहुलक। तो यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 इंटू माध्यिका तो हमें निकालनी है, इक्वल्स टू में हमारा होगा 2 इंटू माध्य, तो ये होगा 40 प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40 प्लस 18 का 58, तो 58/3 करेंगे तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 19.33, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो पहले हमें परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, सर्क्यूमफ्रेंस 2 पाई आर इक्वल्स टू 3। इससे हम पहले आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पाई की दे रखी है तो पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, आर की वैल्यू आ गई हमारी 3/2 पाई। अब डायरेक्ट इसका एरिया निकाल देंगे, वो क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू यहाँ पर हो जाएगा 9/4 पाई स्क्वायर, पाई से एक पाई कट हो जाएगा तो आंसर बचेगा 9/4 पाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए और लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो पहले जो विक्रय मूल्य एस पी है उसको हमने मान लिया 100 है और प्रॉफिट को हम पी से डिनोट कर लेंगे। तो जब एस पी हमारा 100 है और प्रॉफिट पी है तो जो सी पी है क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 100 माइनस पी। नेक्स्ट में अगर विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एस पी 2 हो जाएगा हमारा 200 और प्रॉफिट हो जाएगा अब 3p। तो हम दोबारा CP निकाल लेंगे, CP तो इक्वल ही रहेगा, तो CP पहले वाला है 100 माइनस पी और दूसरा वाला हो जाएगा 200 माइनस 3p। तो यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 2p, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो ये पता चल गया कि प्रॉफिट कितना है 50। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट है 50 और प्रॉफिट CP कितना आ जाएगा 100 माइनस 50, 50/50 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 100%, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है आंकड़ों 29, 25, 38, 22, 38, 39 इनका बहुलक। मोड हमें बताना है क्या होगा, जो मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा हो। तो इसमें यहाँ पर केवल 38 दो बार रिपीट हो रहा है और कोई नंबर रिपीट ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 38। नेक्स्ट है 15y³ माइनस 30y स्क्वायर प्लस 12y माइनस वाई को 3y-6 से जब विभाजित किया जाता है तो क्या शेषफल होगा। तो हमने कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था, जो इससे पहले किया था, कि 3y-6 इक्वल्स टू हम 0 लिख लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, ये क्या आ जाएगी हमारी 2, और ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें 2 पुट कर देंगे, जो भी आंसर होगा वही शेषफल हो जाएगा। तो 15 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 30 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 इंटू 24 माइनस 12। तो 15 8 सा हो जाएगा 120 माइनस 30 इंटू 4 120 प्लस 12 24 माइनस 12 हो जाएगा 12। तो 120 से 120 कट हो गया, तो आंसर क्या बचा, ऑप्शन डी 12। नेक्स्ट है दिया गया पाई चार्ट एक कंपनी XYZ द्वारा 2015 में बनाए गए विभिन्न प्रकार के कपड़ा उत्पादन की जानकारी को बताता है कि कॉटन, साटन, लाइनन, वूलन, सिल्क ये सब कपड़े इतने इतने परसेंटेज बनाए गए हैं। यदि वर्ष 2015 में कपड़े का जो कुल उत्पादन है वो 1.5 लाख है, तो साटन के कुल कितने कपड़े का उत्पादन हुआ। तो 1.5 लाख का साटन वाले का हम परसेंटेज निकाल देंगे। साटन वाले की परसेंटेज क्या है, 5%। तो 1.5 लाख की परसेंटेज निकाल लेंगे हम आराम से 5%। तो 0 से दोनों 0 कट हो गई, 1500 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा हमारा 7500। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7500। नेक्स्ट है 67, 34, 57, 32, 12, 92, 51, 62, 62, 57, 93 और 5 का माध्यक। माध्यक मीन्स हमें मीडियन निकालना है, तो पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लगाएंगे तो 5, 12, 32, 34, 51, 57। नेक्स्ट 57 दो बार था, दो बार लिख लिया। 62 दो बार है, दो बार लिख लेंगे। 67, 92, 93 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है, इवन नंबर का फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि बीच बीच के दोनों, कि यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 छोड़ दिए, फिर हमने लास्ट के 5 छोड़ दिए। अगर कम नंबर है तो हम इजीली बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं। दो नंबर कौन से बचे, 57 और 57। इनका हम डायरेक्ट हाफ कर देंगे प्लस करके, तो 57 प्लस करा 114 और अपॉन 2 हमारा आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी 57। नेक्स्ट है एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 पेन बेचता है, तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो CP कितना हो जाएगा, 1 रुपये में 5 पेन खरीद रहा है तो मीन्स 1/5 एक पेन का हम निकालेंगे, और SP कितना हो जाएगा हमारा 1/4। अब हमें निकालना लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP मीन्स 1/4 माइनस 1/5 अपॉन CP। 1/5 इंटू 100। 1/4 माइनस 1/5 को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1/20। इसे उल्टा करेंगे, 5 ऊपर पहुंच जाएगा और इंटू 100। तो 20 से ये हमारा कट जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 5 से आ जाएगा 25%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, तो कितने परसेंट छात्र वहां पर उपस्थित थे। तो छात्रों की हमने पूरे मान लिए 100% छात्र थे, सफल हैं 96, तो मतलब जो फेल हैं वो 4% है। अब हम यहाँ पर निकाल देंगे 4%, हमें किसके इक्वल दे रखा है, 4% की वैल्यू दे रखी है 50। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/4। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/4 और गुणा 100। 50 4 से 100 को काटेंगे, कटेगा 25 बार, तो 25 पंजे 125। तो आंसर हो जाएगा कुल कितने छात्र उपस्थित थे, 1250, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 4, 6, 10, 15 का एलसीएम निकालना होगा। पहले हम 2 से देख लेते हैं, 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है। 2 है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। उसके बाद हम देखें तो 5 से डिविजिबल है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। उसके बाद देखेंगे 3 डिविजिबल हो गया और इंटू बचा हमारा लास्ट में 2, तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 30, 2 ज़ा 60। अब शेषफल 3 दे रखा है तो 60 + 3 हो जाएगा ऑप्शन डी
63। हमेशा ये याद रखना है कि हमें यहाँ पर ऑप्शन में हमें 57 भी दे सकता था कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जब भी इस टाइप से दिया होगा कि शेषफल प्राप्त जितना हो रहा है वो हम ऐड करेंगे, ना कि माइनस। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब 6, 5, 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 6, 5, 4 का निकालेंगे, 2 से डिविजिबल है हमारा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। उसके बाद 3, 5 और 2 कोई भी आपस में डिविजिबल नहीं है, इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 ज़ा 10, 3 ज़ा 60, 60 यहाँ पर हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 3 ज़ा 30 इंटू 60, तो 60 हो गया इनका एलसीएम। अब हमें 1456 को 60 से डिवाइड जब हम करेंगे 1456 को, तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, जब इसको होल में हम इस टाइप से लिख लेंगे, 24 तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, जो रिमाइंडर है वो हमारा 16 बचेगा। रिमाइंडर पे ध्यान देना है हमें, क्योंकि उसे ही हटाना होगा। तो 16 में से 16 को माइनस कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44। नेक्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से। तो लंब जो इतना भी होगा, लंब हमने मान लेंगे, तो उससे कर्ण जो है 2 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगा, और आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक। तो आधार की लंबाई, लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है और कर्ण लंब से, और आधार की लंबाई बताइए। तो पहले आधार को मान लेते हैं x, तो लंब कितना हो जाएगा x + 2, तो कर्ण कितना हो जाएगा x + 4। अब हमें अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है, जो कि क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, x + 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब कितना हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर प्लस आधार x का स्क्वायर। फॉर्मूला खोल देंगे a + b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर + 16 + 8x इक्वल्स टू x स्क्वायर + 4 + 4x + x स्क्वायर। एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर हमारा कट हो जाएगा। अब हमारी क्या बचेगी ये देख लेते हैं। यहाँ बचेगा, इक्वेशन बचेगी x स्क्वायर - 4x - 12 इक्वल्स टू 0। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि माइनस करने पर हमारा 4 आना चाहिए। तो वो क्या फैक्टर हो जाएंगे, 6 और 2। डायरेक्ट अब हमें सॉल्व करने की नीड नहीं है, आंसर देख लेंगे। आधार ही निकालना था और आधार ही x है, तो 2 तो कहीं ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, यदि एक समभुज त्रिभुज मीन्स जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी भुजाएं इक्वल होंगी, उसकी एक भुजा दे रखी है 6√3, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई का फॉर्मूला, तो डायरेक्ट ऊंचाई का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है √3/2 इंटू साइड। तो 6√3, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो 3 3 से हमारा हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 5a² + 15a - 6b - 2ab का इसका फैक्टर करना है, क्या होगा। तो यहाँ पर कॉमन जब हम लेंगे देख लेते हैं। जब हम शुरू वाले में कॉमन लेंगे, तो इसमें तो अगर हम लेंगे तो हमारा इक्वल दोनों में नहीं बैठेगा, तो हमें पेयर को चेंज करना पड़ेगा। 5a² के साथ हमें 2ab ले लेंगे, और 15a के साथ हम ले लेंगे 6b। तो यहाँ पर हमारा कॉमन आ जाएगा a, जहाँ बचेगा 5a - 2b, और यहाँ हमारा कॉमन आ जाएगा 3, तो बचेगा 5a - 2b। तो क्या क्या फैक्टर होगा, एक तो 5a - 2b और a + 3, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 50 क्वेश्चंस हो गए हैं, हिंदी के 25 और मैथ्स के 25। अब कल के पार्ट 2 में हम एक तो सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चंस करेंगे और ग्राम्य समाज एवं विकास के। तो प्रैक्टिस सेट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट की हमने सीरीज़ चलाई है वो आपको अच्छी लग रही होगी, तो आप इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।